हाय एवरीवन, सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। कल के लेक्चर में हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी एटम से मुतालिक, और फिर उसके बाद हम आ गए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की तरफ। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वैसे हम कवर कर चुके हैं, लेकिन वो वाली चीजें, कल वाली चीजें हम थोड़ा सा ब्रीफली रिपीट इसलिए करेंगे कि क्योंकि कल वाली चीजें आज के लेक्चर के साथ बड़ा डीपली कनेक्टेड है। सही है। तो कल क्या हुआ जो हमने डिस्कस किया डिटेल में कि सर विलियम क्रूक्स, कौन था? सर विलियम क्रूक्स। आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस चाहिए मुझे, क्योंकि कल आप लोगों ने इस क्लास को अटेंड किया हुआ है। ठीक है, ये मैं अपने स्टूडेंट से कह रहा हूं जिस वक्त मेरे क्लास में फिजिकली मौजूद है। ठीक है, सर विलियम क्रूक्स ने क्या किया? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। क्यों डिजाइन किया? शाबाश, कल मैंने वजह बता दी आप लोगों को। बिकॉज डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है, इसका मेन मकसद इनिशियली यही था कि हाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस। ये मेन मकसद, ये मकसद नहीं था कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पीछे लगे। किसको क्या पता इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कोई चीज होती है, ऐसा नहीं था। लेकिन एक तो एक्सीडेंटली इसमें से क्या डिस्कवर हो गए? इलेक्ट्रॉन्स आपके डिस्कवर हो गए। ठीक है, तो ये कल वाला डिस्चार्ज ट्यूब है, और इसका मैंने सारा सेटअप लिखा हुआ है आप लोगों को। उस डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा, बस क्विकली इसको शॉर्ट बना रहे हैं। किसी को अगर बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए तो कल वाले लेक्चर को जरूर मुलाहिजा फरमाइएगा। ठीक है, ये माइनस है और ये आपका प्लस है। ठीक है, तो जो प्लस है इसको हम कहते हैं ये हमारा एनोड, ये एनोड है, और ये हमारा कैथोड है। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी बातें की। बिजली डिस्कवर हुई है लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी डिस्कवर नहीं हुई है। ये सारी बातें कल के लेक्चर में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस सामने ये तो इसका सेटअप था। एक चीज रहती है, वो क्या है? ये सारा गेम। आपसे अगर कोई पूछ ले कि डिस्चार्ज ट्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिड्यूस प्रेशर, वैक्यूम पंप। ये सारा खेल प्रेशर ही का तो है। सही है, आप प्रेशर को ट्यून कर रहे हो, इसी वजह से आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस उधर कर। वोल्टेज तो उसने 5000 से 10,000 सब अटेम्प्ट्स में रखा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चीज है, वैक्यूम पंप। ठीक है, तो ये बड़ा क्रूशियल है। ये सारा वेरिएशन ही तो है प्रेशर का। ठीक है, तो इसने फर्स्ट अटेम्प्ट भी किया। क्या फर्स्ट अटेम्प्ट? इधर लिख ले, शाबाश। चलिए इधर ही लिख लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट। इस आपने बुक में पढ़ा होगा, विलियम क्रूक्स डिड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये जो एक मैं लिख रहा हूं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक अटेम्प्ट का मतलब एक एक्सपेरिमेंट। तो इसने किया क्या? प्रेशर इन्होंने रखा 760 mm ऑफ ईच। ठीक है, कल से आप लोगों को याद है। और वोल्टेज कितना रखा इन्होंने? वोल्टेज इन्होंने रखा 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट्स तक। ठीक है, क्या देखा इन्होंने? नथिंग हैपेंड। इट मींस नो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या? नो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कल मैंने डिफाइन किया हुआ आप लोगों को कि बिजली का इधर से इधर पहुंच रहा है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ऐसा क्यों हुआ? रीजन मैंने बता दिए हैं कल के लेक्चर में। आज वैसे वर्बली कह रहा हूं, कल मैंने लिखवाए हैं ये सारी चीजें। बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां से जिस चीज ने निकलना था, जिस चीज नहीं है उसको हम बिजली का नाम देते हैं। बिजली ने ट्राई की कि यहां से यहां तक पहुंच जाए, लेकिन पहुंच नहीं सका, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स थे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रिसिटी को क्या स्टॉप किया। इसको हम इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे नहीं कह रहे, हमें क्या पता, हम तो कह रहे हैं ये बिजली है। वो स्टॉप क्यों स्टॉप? बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट 760 mm ऑफ Hg, जो कि ऑर्डिनरी प्रेशर है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट फेल। क्या फेल? सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने क्या किया? इनको पता था कि ये जो मैं करने जा रहा हूं और ये जो मैंने वैक्यूम पंप लगाया है, ये तो मैं रिड्यूस प्रेशर पे देखना चाहता हूं, लेकिन चले बगैर वैक्यूम पंप ऑन किए भी देखते हैं। तो उन्होंने जब देखा तो टस से मस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं सेकंड अटेम्प्ट की तरफ। सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने क्या किया? प्रेशर को रिड्यूस किया। कितना किया? 0.1 mm ऑफ ईच। बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आए प्रेशर में, क्योंकि कहां 760 और कहां 0.1, इसका मतलब है अच्छा खासा इन्होंने वैक्यूम पंप को चलाया। तो इससे क्या हुआ? 0.1 क्या हुआ? क्योंकि यहां से गैस मॉलिक्यूल निकल गए, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रिड्यूस, और इसका इफेक्ट आप देखोगे। अब वोल्टेज कितना रखा? वही सेम 5000 से
लेकर 10,000 वोल्ट्स तक। ठीक है, ये अब इसने क्या देखा, द होल डिस्चार्ज ट्यूब वाज ग्लोइंग लाइक अ बल्ब। सही, होल डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं ये इसके ऑब्जर्वेशन है, ब्लैक एक्सपेरिमेंट है और ब्लू ऑब्जर्वेशन है। होल डिस्चार्ज ट्यूब वाज ग्लोइंग लाइक अ बल्ब। सही है, बल्ब बन गया। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस वक्त नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, ऑप्टिमल है। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमल। जो चीज आपको जितना चाहिए और उतना मिले इसको कहते हैं ऑप्टिमल। सही है। अब ये ऑप्टिमल का मतलब क्या है, ऑप्टिमल सिंपल वर्ड्स में ना तो बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है। सही है। अब होता क्या है, मैंने कल इसको बनाया हुआ है, आज नहीं बनाते, इधर इसी में बना देते हैं। आपके गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है, उसी तरह नहीं है जो पहले थे, ज्यादा नहीं है, दरमियानी है। ठीक है, तो यहां से जो रेज निकलते हैं, पहले जब निकलते थे तो सारे सब इधर स्टॉप होते थे। यहां क्यों इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं हुआ, रीजन लिख ले, खैर है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, प्लस एक और रीजन, इसका नुकसान क्या हुआ, इसको लिख लें ताकि मार्क्स मिल जाए, आप लोग साइंटिस्ट लगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ द वेरी शॉर्ट मीन फ्री पाथ। सही है, वेरी शॉर्ट मीन फ्री पाथ। वेरी शॉर्ट मीन फ्री पाथ जब हो तो क्या होता है, एनर्जी कम होती है, रेस के पास जो एनर्जी है वो कम है। ठीक है, यहां क्या हुआ, यहां आपका ये जो ग्लो हो रहा है, क्यों ग्लो हो रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नाउ ऑप्टिमल। क्या है, ऑप्टिमल है। द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is now neither very less nor very high। ठीक है, अब इससे क्या फायदा, इससे ये होगा कि the rays now got a considerable mean free path। मीन फ्री पाथ भी क्या है, अच्छा खासा अच्छा है। ठीक है, the mean free path ऑफ मीन फ्री पाथ तो समझ में आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन्स। सही है, ये तो वेरी करता है, किसी के बीच कम किसी के बीच ज्यादा, तो हम फिर क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। द मीन फ्री पाथ ऑफ रेज emitting from cathode is now larger। अब क्या है, लार्जर। मीन फ्री पाथ क्या है, लार्जर या लॉन्गर। एंड रेज हैव हाई एनर्जी। रेज क्या रखते हैं, हैव हाई एनर्जी। चल, ये भी बात समझ में आ गई। अब विद दिस एनर्जी व्हेन दे स्ट्राइक विद द गैस मॉलिक्यूल एक्साइट एंड डी एक्साइट, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम दे एमिट विजिबल लाइट। That is why the whole tube is glowing like a bulb। ठीक है, तो इसको आप लिख लें, with this energy when these rays strike with gas molecules, the gas molecules excite मतलब एनर्जी इनकी इंक्रीज होती है, तो फिर क्या वापस अपनी हालत में आने के लिए क्या करते हैं, एक्साइट एंड डी एक्साइट। सही है, डी एक्साइट एंड, चले एक एंड है तो इसको फुल स्टॉप लगाते हैं, डी एक्साइट। ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो कहां जाती है, रिलीज। ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। किस फॉर्म में,
विजिबल लाइट की सूरत में। दैट इज वाई द ट्यूब, द डिस्चार्ज ट्यूब इज ग्लोइंग। क्यों ग्लो हो रहा है? एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन फिनोमेनन की वजह से। और ये जो ग्लोइंग है इसको हम क्या कहते हैं? ग्लो डिस्चार्ज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्लो डिस्चार्ज। अब स्टूडेंट्स को ये पूछना चाहिए कि चलिए ठीक है, बल्ब बन गया, इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट को अब स्टॉप करना चाहिए। नहीं, इन्होंने कहा कि ये ग्लो डिस्चार्ज इस बात की दलालत करता है कि भाई ये जो बिजली यहां से यहां पहुंचना चाह रही है, सही है, इसको स्टिल क्या है? हर्डल्स है। स्टिल क्या है? हर्डल्स है। बीच में गैस मॉलिक्यूल अगरचे थोड़े कम हो गए 0.1 पे, लेकिन क्या है? स्टिल इसको हर्डल्स हैं। यहां ये मॉलिक्यूल्स आपने शो करने होंगे। ये क्या एक्साइट और डी एक्साइट यही तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वाकई कुछ यहां से उधर जा भी रहा है कि नहीं। इसने क्या किया? प्रेशर को मजीद रिड्यूस कर दिया। तो इसका थर्ड अटेम्प्ट क्या है? थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने प्रेशर को क्या रखा? 0.01 mm ऑफ H, ठीक है, और वोल्टेज कितना रखा? वोल्टेज वही 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट्स तक। जब ऐसा किया इन्होंने, मतलब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था और पंप को दोबारा ऑन किया, तो क्या हुआ? the discharge tube filled with the dark, the glow disappeared and filled with the dark। सही, ये कल मैंने लिख के ये सारी चीजें। ग्लो क्या हुआ? disappeared and the discharge tube filled with the dark, यानी अंदर से क्या हुआ? अंधेरा हुआ। ये कैसा क्यों हुआ? बिकॉज नाउ वी हैव लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड लेस एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सी लाइट देयर। जब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन कम हो, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो अब बीच में आपको रोशनी नहीं नजर आएगी। सही है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जब गैस मॉलिक्यूल्स कम हो गए, अगरचे मीन फ्री पाथ बढ़ गया। मीन फ्री पाथ क्या हुआ? बढ़ गया, सही है, मीन फ्री, और एनर्जी भी ज्यादा है, लेकिन टकराए तो किससे टकराए? नंबर। ये लाइट कहां से आती थी? एक साइड, ये लाइट ऑफ कर दें, डबल बटन हो, सही। तो ये जो हमें बीच में ये बल्ब बन गया, इन मॉलिक्यूल्स की वजह से तो बना था। अब ये मॉलिक्यूल्स कम है तो रेस तो निकल रहे हैं, स्पीड भी ज्यादा है, मीन फ्री पाथ भी अच्छा है, एनर्जी भी ज्यादा है, लेकिन बीच में मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो गई तो इनके चांसेस ऑफ कोलिजन्स क्या हो गए? कम हो गए। यही तो वजह है कि आपको लाइट नजर नहीं आ रही, सही है। तो यही वजह है कि फिल्ड विद द डार्क। ये क्यों? बिकॉज लेस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, सो लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो गए बिटवीन रेज एंड मॉलिक्यूल्स, ये कम हो गए। तो जब ये कम हो गए तो क्या हुआ? लेस एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। क्या? लेस, शॉर्ट लिख रहा हूं, लेस एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। आपका एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का जो फिनोमेनन है, जिसकी वजह से ये ग्लो हो रहा था, वो भी खत्म हुआ, ठीक है। दैट इज वाई द ट्यूब वॉज फिल्ड विद अ डार्क। ट्यूब किस चीज से भर गया? डार्क से, मतलब इसमें नजर कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ एवर, इसको अपने रेड से लिखना है। हाउ एवर क्या हुआ? ये जो हो रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसने देखा कि ये जो आप डिस्चार्ज ट्यूब, यहां बीच में तो कुछ नजर नहीं आ रहा, अंदर से क्या है? अंधेरा है, लेकिन जो कैथोड का अपोजिट एंड है, यानी एनोड के पीछे, कैथोड के बिल्कुल सामने और एनोड के बिल्कुल पीछे का जो जगह है, ये
ये ग्लो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ग्लो। यहां ग्रीन फ्लोरेसेंस है, यहां क्या है, ग्रीन फ्लो। ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक टू ग्लास है। कैथोड रेज जब ग्लास पे पड़ रहे हो तो ग्रीन फ्लोरेसेंस है, किसी और चीज पे पड़ रहे हो शायद कोई और कलर दे रहा हो, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। इस वक्त तो हमें एटम के स्ट्रक्चर का पता नहीं है, वैसे इसका एक ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम सामने नहीं ला रहे वो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इस वक्त हम नहीं जानते कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, तो बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, तो ये जो ग्रीन फ्लोरेसेंस है ये क्यों हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन आप इसका दे सकते हैं कि यहां से कुछ जा रहा है, यहां से कुछ जा रहे हैं जो इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ तो सीधा एनोड पे जाएंगे और जो एनोड से पास होते हैं, एनोड के मटेरियल से तो पास नहीं होते, लेकिन साइडों से जो पास हो रहे हैं और यहां ग्लास वॉल पे टकरा रहे हैं, तो ग्लास वॉल को क्या कर रहे हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उधर, क्या, ग्रीन फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस इज नथिंग बट ग्लो, सही है, ग्लो है, ठीक है। तो इसका यह मतलब है कि इस तरफ से उस तरफ कोई चीज जा रही है, और इस चीज को फिर गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। यहां तक कल हम पढ़े थे। किताब वालों ने, जैसे कि स्टूडेंट ने पूछा कि किताब वालों ने यहां पे लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस हाई हो गया, क्या हाई हो गया, रेजिस्टेंस। ये बात कल मैंने एक्सप्लेन जानबूझ के नहीं की, वो इसलिए क्योंकि अभी हमें नेचर का पता नहीं है। ये किताब वालों ने लिखी तो है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तो प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। इसका है एक्सप्लेनेशन कि हम क्यों कहते हैं कि यहां रेजिस्टेंस हाई हुआ। सर्किट में से जब बिजली जा रहे हो, इसको ओपन सर्किट बना ले चलें, जब बिजली का करंट का फ्लो कम होता है किसी वजह से, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस हाई हो, ठीक है। यहां आप देख ले, इसका जो ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन है कि ये जो रेज है ये दरअसल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अभी भी हमें पता नहीं, लेकिन वक्त से पहले मैं ला रहा हूं ताकि जो हाई रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। दरअसल होता क्या है, ये तो बहुत बिग पोटेंशियल डिफरेंस है। 10,000 वोल्ट का मतलब ये है कि इस जगह और इस जगह के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंस है, वो कितना है, 10,000 वोल्ट है, ठीक है। तो आपके यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है, गैस मॉलिक्यूल के पास जिनको आज हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, वो चीज है कि नहीं है, तो ये क्या करेगा, एनोड उनमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई है, ठीक है। ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, माइनस। तो कुछ में से, सब में से नहीं, बहुत थोड़े मॉलिक्यूल में से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इधर क्या प्रोड्यूस होगा, किसी चीज से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, निगेटिव निकालते हैं, तो उस पे एटम पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर लेट सपोज एक दो मॉलिक्यूल इस तरह बन गए, उस पे क्या चार्ज आया, अब ये पॉजिटिव क्या ये छोड़ेगा, इतना बिग पोटेंशियल डिफरेंस। ये चार्ज विद द स्पीड ऑफ अ बुलेट, मतलब ऐसे मुहावरतन इंतहाई हाई स्पीड से जाएगा और किसके साथ टकराएगा, कैथोड के साथ। और कैथोड में, कैथोड भी तो मटेरियल है, कैथोड में से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन्स। ये जो रेड रेड जा रहे हैं ये वही इलेक्ट्रॉन्स तो है जिसको हम कैथोड रेज कह रहे हैं, सही है। अब आप देख लें, जब गैस मॉलिक्यूल इतने थे, दरमियान वाले इतने थे, बहुत ज्यादा पे तो नहीं हो रहा था, दरमियान वाले थे, तो क्या हो रहा था, अच्छा खासा फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा थे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस भी ज्यादा बने होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने कितने कम किए, 0.01 mm ऑफ ईच। तो इसी वजह से ये जो रेज जा रहे हैं ये बहुत थोड़े जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए। तो इस रेस को तो हम बिजली कहते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, कम हुआ, इसलिए हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज हाई, रेजिस्टेंस इज हाई। इस पे आप ओहम लॉ भी अप्लाई कर सकते हो, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब पोटेंशियल तो वही है, 10,000 है या जो भी है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, V बाय I इज इक्वल टू R। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब आपका करंट फ्लो कम हुआ तो रेजिस्टेंस हाई हुआ कि नहीं, रेजिस्टेंस हाई हुआ, ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्यों हाई हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कम प्रोड्यूस, जब ये कम प्रोड्यूस होंगे तो यहां कम टकराएंगे, जब कम टकराएंगे तो ये जो रेड रेड चीज है ये कम प्रोड्यूस होगी, सही है। इसलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज एग्जैक्टली, जब बहुत ज्यादा हो तो भी नहीं चलेगा, जब बहुत कम हो तो भी नहीं चलेगा,
सही है, आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, नॉर्मल। लेकिन बहुत कम पे हमें फायदा क्या हुआ, असल डिस्कवरी तो बहुत कम पे हुई, क्योंकि जब ये जगह अंधेरा हो गई तो ये जगह हमें नजर आई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए थर्ड वाला जो स्टेप है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। सही है, ठीक है। बल्ब बनाना, यहां इसने क्यों एक्सपेरिमेंट स्टॉप नहीं किया, क्योंकि यहां से वो कंक्लूजन नहीं निकाल। ग्लो डिस्चार्ज से आप कैथोड रेस के बारे में इतना नहीं जानते जितना यहां जान सकते हैं। बात समझ आई? ठीक है, क्योंकि ग्लो डिस्चार्ज से तो पता नहीं चलता कि किस तरफ कौन सी चीज जा रही। द होल डिस्चार्ज ट्यूब इज ग्लोइंग लाइक अ बल्ब। सही है, यहां से अंदाजा हो रहा है कि भाई इधर से उधर कुछ जा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट इज दिस 0.01 mm ऑफ Hg। और अगर आप देख ले तो ये सब अटेम्प्ट्स में फर्क किस चीज का है, या प्रेशर का। सही है, तो ये सारा खेल है रिड्यूस्ड प्रेशर का, हाई रेजिस्टेंस का। समझ आया? गुड। अब इसके बाद एक शॉर्ट नोट लिखते हैं। सही है, और शॉर्ट नोट है कोल्ड कैथोड वर्सेस हॉट कैथोड। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। इसको जरा मिटा दें। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के डिटेल्स हैं, इसको समझने के बाद एक शॉर्ट नोट किताब वालों ने लिखा हुआ है, तो मैं भी वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नोट में दो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की है, और वो ये है कि कोल्ड कैथोड वर्सेस हॉट कैथोड। सही, ये भी समझें, आसान चीज है तो चलें, ये भी समझ आ जाए। कोल्ड कैथोड जो क्रूक्स साहब का और उस वक्त के जितने डिस्चार्ज ट्यूब थे उसमें यूज होता था। ये किस में, इस यूज्ड इन क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब। आजकल हम क्या कर रहे हैं, हॉट कैथोड मॉडर्न डिस्चार्ज ट्यूब में ये यूज होता है, यूज्ड इन मॉडर्न डिस्चार्ज ट्यूब्स। आजकल के डिस्चार्ज ट्यूब्स में हम अक्सर ये हॉट कैथोड यूज। अब हॉट और कोल्ड का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये अपना कौन था, क्रूक्स साहब ने जो कैथोड यूज किया इधर, कोल्ड का ये मतलब नहीं है कि इसने इसके पीछे बर्फ रख दिया, सही है, या इसको ठंडा किया, नहीं। यहां कोल्ड का मतलब ये है नॉट हीटेड, हीट नहीं किया उन्होंने, मतलब रूम टेम्परेचर पे यूज किया। किस टेम्परेचर पे, अपने टेम्परेचर पे, इसने हीट अप नहीं किया। तो कोल्ड का ये मतलब नहीं है कि इसके पीछे उसने आइस रखा और इसको ठंडा किया, ऐसा नहीं है। सही है, यहां हॉट का मतलब वाकई हॉट होता है, यहां हम इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। सही, तो इसको हीट अप करने के लिए क्या कर देते हैं, यहां एक छोटा सा रेजिस्टर लगाते हैं यूं। सही है, और इसको फिर कनेक्ट कर देते हैं एक और सोर्स के साथ, एक और प्लस और माइनस के साथ। ठीक है, तो एक्सटर्नली इसको हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, दोनों में फर्क है। यहां जो कैथोड रेस प्रोड्यूस हो गए थे तो किस वजह से, आपका गैस मॉलिक्यूल इधर आयोनाइज हो गए। सही है, और यहां से जाके इधर टकरा रहे थे, ऐसा था कि नहीं। ठीक है, तो यहां ये जो गैस यानी कैथोड रेस का प्रोड्यूस होना किस वजह से था, आप देख लें, यहां गैस आयोनाइजेशन की वजह से आपका इधर से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। किसकी वजह से, गैस आयोनाइजेशन की वजह से। ये आयंस कहां से हैं, गैस आयोनाइजेशन। सही है, तो यहां रीजन फॉर कैथोड रेस फॉर्मेशन वो क्या है, गैस आयोनाइजेशन है। क्या है, गैस आयोनाइजेशन। जब गैस आयोनाइज होगा तो पॉजिटिव आयन आपके जाएंगे, इधर टकराएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ऐसा है कि नहीं। यहां ये होता है कि यहां ये भी प्रोसेस होता है, गैस आयोनाइजेशन भी शामिल है, लेकिन साथ साथ आपने कैथोड को गर्म किया हुआ है,
तो कैथोड मटेरियल के अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले से क्या है, थोड़े से एक्साइटेड है। तो जब ये गैस मॉलिक्यूल ना भी आए तब भी यहां से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये तो खींच रहा है उसको, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। किस वजह से? टेम्परेचर की वजह से। इसको कहते हैं थर्मियोनिक इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? थर्मियोनिक इफेक्ट। तो यहां गैस आयनाइजेशन भी शामिल है प्लस थर्मियोनिक डेल्टा, इधर नो थर्मियोनिक इफेक्ट, यहां पे थर्मियोनिक इफेक्ट नहीं है। यहां पे रीजन क्या है? रीजन फॉर कैथोड रेज फॉर्मेशन आपका क्या है? थर्मियोनिक इफेक्ट है। क्या है? थर्मियोनिक इफेक्ट। थर्मियोनिक इफेक्ट का मतलब हीट की वजह से आपके इधर के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हाई है। क्या है? हाई है। और ये तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत हाई है, तो जब लूज इलेक्ट्रॉन इधर होंगे तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? ज्यादा। क्रूक्स ट्यूब में जितने इलेक्ट्रॉन निकलते थे उसके 100 गुना ज्यादा आजकल हम डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रिक आया। और ट्रिक क्या है? कैथोड को पहले से हीट करो ताकि क्या हो जाए? थर्मियोनिक इफेक्ट। हाउएवर द गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट इन मॉडर्न डिस्चार्ज ट्यूब कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ एक और इफेक्ट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? थर्मियोनिक इफेक्ट। तो हॉट और कोल्ड कैथोड में यही फर्क है। कोल्ड का ये मतलब नहीं है कि इसको कोल्ड किया गया, सही है, मतलब आम टेम्परेचर पे यूज किया गया। और ये वाला इसको आप बाकायदा तौर पर हम हीट कर देते हैं, सही है। और जब हीट करते हैं तो इसका फायदा क्या हुआ? यहां अगर इतने कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहां यू विल सी लॉट्स ऑफ कैथोडिक रेज। कैथोडिक रेज क्या होंगे? बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि गैस आयनाइजेशन भी है, साथ साथ थर्मियोनिक इफेक्ट भी है। तो यही फर्क था। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। अभी तक हमें ये पता नहीं है कि ये जो जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। इस पे जे थॉम्सन, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत डिटेल में काम किया और हर एक ने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक निकाले। उन कैरेक्टरिस्टिक को जब देखा गया तो पता चला कि भाई ये रेज नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का जुलूस जा रहा है। क्या जा रहा है? जुलूस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रैली ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सही है। तो इस वक्त तो हम इसको क्या कहते हैं? कैथोड रेज कहते हैं, सही है। तो सीधा आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज की तरफ, ठीक है। मैनी साइंटिस्ट, शॉर्ट लिख रहा हूं, टाइम भी कम है और साथ ये है कि एक ही व्हाइट बोर्ड पे आ जाइए, सारी बातें तो ज्यादा, क्योंकि किताब में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, नोट्स अगर आपको चाहिए उधर से। Many scientists investigated properties of characteristics और properties एक ही बात है, properties of cathode rays, सही है। अब साइंटिस्ट का हवाला भी हम नहीं दे रहे हैं, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आए हैं उसको हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट they travel in straight line, सही है। इंडिया वाले स्ट्रेट लाइन, खासतौर पर जो बंगाल के करीब वाले इंडियन है, ठीक है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कहां से? फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और परपेंडिकुलर, बिल्कुल कैथोड के सरफेस को क्या? सीधा परपेंडिकुलर। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट जब हो तो परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसा क्यों, कैसे पता चला? दे प्रोड्यूस अ शेडो ऑफ अपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अपेक ऑब्जेक्ट को तो पता है ना, कोई अपेक चीज अगर आप इसको इसके रास्ते में रख दें, आप इधर खड़े हो और मैं सामने टॉर्च की लाइट आप पे डाल रहा हूं, तो क्या होता है? आपका जो शेडो एग्जैक्टली आपके अपोजिट बनेगा। इसका क्या मतलब? ये जो आपके तरफ रेज आ रहे हैं ये क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप पे पड़ रहे हैं, सही है। तो इसको साबित करने के लिए क्या किया? दे प्रोड्यूस शेडो ऑफ अपेक ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में आप कोई ओपेक चीज रख दे, चले बना ले इसको, छोटा छोटा सा बना ले। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये क्या है? रेड से बना देते हैं, कोई मसला नहीं। ये डिस्चार्ज ट्यूब है कि नहीं? सही सही, थोड़ा गरीबों वाला है लेकिन है, सही। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। ये आपका कैथोड है,
ये आपका एनोड है, ठीक है, माइनस और ये आपका प्लस। चले ये इधर वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है, ठीक है। आपने इधर कोई चीज रख दी, ऐसे कोई चीज बना ले, और वो क्या है, ओपेक है, यानी इसमें से कैथोड रेज पास नहीं होते। जब पास होंगे फिर शेडो नहीं बनेगा, सही है। तो कैथोड रेज जब इधर इस पे फॉल होंगे तो क्या बनेगा, इसका इधर शेडो बनेगा कि नहीं। शेडो को मैं ब्लैक से बना रहा हूं ऐसे। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका साया है, शेडो, ठीक है। ये इस बात की दलालत करता है कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज हो गए। तीसरा प्रॉपर्टी, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक। तो इसका क्या मतलब है, दे हैव एनर्जी, सही है। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस when strike with ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के साथ जब स्ट्राइक हो जाते हैं तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस का, ये मतलब इनके पास अच्छी खासी एनर्जी मौजूद है, सही है। 4 नंबर, दे हीट अप मेटल्स। अगर आप इनके सामने कोई मेटल रखे तो मेटल हीट अप हो जाता है, इसका क्या मतलब है, एंड दे हैव काइनेटिक एनर्जी, सही है। दे हीट अप metal when placed, heat up metal when they fall on it, सही है। तो 5वां नंबर पर आप लिख लें, जब इनके 5वां नंबर का भी थोड़ा सा बना लेते हैं, चलें। ये आपका क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें ये आपका माइनस प्लस, ठीक है, इधर वैक्यूम पंप है, पूरा बनाना होगा आपने। अब आप क्या करें, एक स्मॉल पिन व्हील रखे इसके रास्ते में ऐसे, चलिए यूं कर दें। ये पहिया है, क्या है, पहिया जो घूमता है, सही है। जब आप इसके नीचे इसके सामने रख देते हो तो जब ये इस पे फॉल करेगा तो ये क्या करेगा, ये रोटेशन करेगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए, आप कोई बारीक सा भी स्मॉल पिन व्हील इसको कहते हैं, बहुत बारीक नहीं, बहुत बारीक सा, तो इन रेज ने उस व्हील को घुमाया। इट्स अ बंच ऑफ पार्टिकल्स। दरअसल ये क्या है, बंच ऑफ पार्टिकल्स है, और ऐसे पार्टिकल्स है जिनका अपना मास भी है और वेलोसिटी भी है। जब मास और वेलोसिटी हो तो हम क्या कह सकते हैं, मोमेंटम है। क्या है इनमें, मोमेंटम है, ठीक है। तो ये क्या साबित करता है, दीज रेस रोटेट स्मॉल पिन व्हील placed in their path इसका क्या, इट मीन्स दे आर एक्चुअली अ बंच ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है, इट मीन्स दे आर एक्चुअली, हकीकत में क्या है, बंच ऑफ पार्टिकल्स है। जिस तरह मैंने कहा था रैली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का जुलूस है, ये तो बाद में पता चलेगा। बंच ऑफ पार्टिकल which have डेफिनेट मास, एक खास मास भी है उनका, एंड वेलोसिटी, और साथ साथ चूंकि मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी है। और इसका क्या मतलब है, दे हैव मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अदर वर्ड्स में आप लिख सकते हैं दे हैव मोमेंटम। इनके पास क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। तो ये 5वां कैरेक्टरिस्टिक सामने आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहां से पता चला कि इन रेस के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट चलते हैं। 5वां, छठे नंबर पर आप ये लिख लें, दीज रेस प्रोड्यूस एक्स रेस। ये बाद में
डिस्कवर हो गया था, डिस्चार्ज ट्यूब ही से एक्सरेज डिस्कवर हो गए, ये नहीं है एक्सरेज, इसके लिए अलग फिर एक आगे टॉपिक आ रहा है इसका। लेकिन किसकी वजह से? दरअसल कैथोड रेज ही की वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। दीज रेज प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन दे स्ट्राइक विद हेवी मेटल एनोड, जब उसके लिए शर्त यह है कि आपका एनोड हो हेवी मेटल से बना हो, ठीक है। व्हेन दे स्ट्राइक विद हेवी मतलब हाई एटॉमिक मास, व्हेन दे स्ट्राइक विद हेवी मेटल्स, मेटल एनोड, सही है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अब हम एक्सप्लेन नहीं करें कैसा क्यों, ये एक्सरे में समझ आएगा हमें जब एक्सरे को हम कर लेंगे। लेकिन ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब आपका एनोड हेवी मेटल हो और ये चीज उस पर पड़ जाए तो एनोड में से फिर अननोन रेज निकलते हैं। जब चीज अननोन हो तो उसको क्या कहते हैं हम? एक्स, इसलिए एक्स रेज, ठीक है। चले, अब तो अननोन नहीं है लेकिन उस वक्त अननोन थे, सही। छठा 7वें नंबर पर दे आयोनाइज गैसेस, ये तो सिंपल सी बात है, आयोनाइज गैसेस, इनके पास चूंकि एनर्जी है तो गैसेस को ये आयोनाइज कर सकता है, ठीक है। 8वां नंबर, अच्छा, अब ये इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये रेस जब किसी चीज पे पड़ जाए तो ये उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो चीज रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन रिएक्शन हो जाता है उसमें। और आप लोगों ने पढ़ा है कि द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, सही है। तो दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट, इसका मतलब है कि किसी चीज पे पड़ गए और उसमें एब्जॉर्ब हो गए तो वो चीज रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस मतलब रिडक्शन रिएक्शन है, सही है। तो दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट, इनमें क्या है? रिड्यूसिंग इफेक्ट है, यानी दे कॉज केमिकल चेंज when fall on other matters, अदर मैटर्स में जब ये जाते हैं तो उनको रिड्यूस कर देते, केमिकल चेंज लाते हैं उधर। 9वां कैन पेनेट्रेट, पेनेट्रेशन का तो पता है, अंदर जाना किसी चीज में, सही है। दे कैन पेनेट्रेट मेटालिक शीट्स, मेटल के बारीक शीट्स अगर हो, सच एज, सिर्फ ये नहीं कोई भी, सच एज जिसका शीट बन सकता है एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, पीबी एटसेट्रा, सही है। इस तरह के मेटल में ये अंदर पेनेट्रेट कर सकते हैं। 10वें नंबर पर जब आप इस बाहर से, वैसे इस यहां से तो पता चलता है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। लेकिन इस पे लोग यकीन नहीं, क्योंकि और रास्ता नहीं है, आपने अगर जाना है तो यू जाना है। तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या किया उन्होंने? बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। क्या किया? बाहर से। ये आप देख लें, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, छोटा वाला बना रहा हूं, अगेन गरीबों वाला, सही है, ऐसे। ये आपका इसमें कैथोड है, ये क्या है? कैथोड है, और ये इसके अंदर एनोड है, ठीक है। इधर वैक्यूम पंप लगा हुआ है। जब क्या किया गया, ये आपके जा रहे हैं उधर कैथोड रेज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, इस प्लेट को माइनस के साथ कनेक्ट किया, एक प्लेट इधर रखा, इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया। तो जब ऐसा किया गया तो इन रेडिएशंस ने अपना रास्ता चेंज किया, ये यूं मुड़ गए टुवर्ड्स द पॉजिटिव। ऐसा क्यों? इसका ये मतलब है दे हैव नेगेटिव चार्ज, इसका ये मतलब है दे हैव, ये आपका नेगेटिव, तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ना इस बात की दलालत करता है कि दे हैव नेगेटिव चार्ज, दे हैव नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव है, सही है। इसी तरह 11वें नंबर पर आप देख ले, जब इनके बाहर से मैग्नेट लाया गया, क्या लाया गया? मैग्नेट। इसको भी बना लें या इसी में कर दूं? चलिए इसी में कर देते हैं। मैं इस तरह करता हूं, इधर मैग्नेट रखता हूं, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आप इधर थोड़ा करीब ले आए, सही है, और ये क्या है? साउथ पोल है।
सही है, यू जब मैग्नेट लाएगा, यू ऐसी मैग्नेट मोड़ा हुआ यू शेप मैग्नेट, सही है। तो नॉर्थ ये है, साउथ ये है। अब मैग्नेटिक लाइंस आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से निकलते हैं साउथ की तरफ, तो बाहर भी एक मैग्नेट है। और अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स थ्योरीज जब चार्ज जा रहा हो तो वो खुद अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो ये इलेक्ट्रिक इसका ये तो नॉर्थ साउथ यू है, सही है। इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड जब हो तो क्या होगा, जो इसका साउथ होगा वो नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा, नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा। तो दे विल शो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब होता है कि दे आर चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या है, चार्ज। आल्सो शो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, आल्सो शो डिफ्लेक्शन अपने रास्ते से हट जाना, डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करते हैं और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी ये लोग डिफ्लेक्शन शो करते हैं। दोनों कैरेक्टरिस्टिक से ये पता चलता है कि दे आर नॉट न्यूट्रल, दे हैव नेगेटिव, दे हैव चार्ज। और चार्ज की क्वालिटी का भी पता चला, कौन सा, नेगेटिव चार्ज। 10, 11, 12वां नंबर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है 12वां नंबर इनका चार्ज टू मास रेशो। चार्ज किस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, यहां ई से, केमिस्ट्री में हम ई से, E/m। ये कितना है इनका चार्ज टू मास रेशो 1. चले ये बाकी मैंने ब्लू से लिखे हुए हैं, इसको भी लिखते हैं। ये जे थॉम्सन ने मालूम किया था 1.7588 into 10⁻11। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्स, और मास का किलोग्राम, सही है, पर केजी, सही है। 12वें नंबर का ये है। कैसे मालूम किया गया, इसका बड़ा खूबसूरत एक्सपेरिमेंट हुआ करता था हमारे जमाने में, इसी फर्स्ट ईयर के कोर्स में। अब कई साल हो गए इसको निकाला गया है इसमें से, ठीक है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, लेकिन इसको निकाला है। अब आप लोगों के कोर्स में शामिल नहीं है कि जे थॉम्सन ने कैसे इसको मालूम किया। मैं शॉर्ट बता दूं, जे थॉम्सन ने यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ अप्लाई की, बाहर वाले, ये जो मैं कह रहा हूं बाहर वाले। एक डायग्राम भी आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, डायग्राम तो लाए हैं वहां से, लेकिन एक्सपेरिमेंट को निकाला हुआ है। तो जे थॉम्सन ने कैसे मालूम किया था इसको, जब उन्होंने बैक वक्त इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और फिर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस है वो अप्लाई किए, तो पता चला कि E/m कितना है, इसका इतना है, ठीक है। बहरहाल हमें इससे कोई लेना देना, जो काम की चीज है वो हमें मिल गई। उसके एक्सपेरिमेंट से जो मेन चीज है वो ये वैल्यू है और वो हमारे पास मौजूद है। तो हमने कौन सा अचार डालना है एक्सपेरिमेंट का, वी डोंट नीड, ठीक है। 13वें नंबर पे उन्होंने क्या किया, चार्ज ऑफ, इनका जो चार्ज है, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये किसने मालूम किया, ये जे थॉम्सन, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, सही, आप लोग नोट कर लें, ये जे थॉम्सन ने, ठीक है। और ये चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0.6022 into 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप जरा हाईलाइट कर लें, ये चीजें, ये दोनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाली है। ये किसने मालूम किया था, ये जे थॉम्सन ने नहीं, ये तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था, रॉबर्ट ए मोलेकन। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका एक खास एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट, ये भी हमारे कोर्स में शामिल था, अब निकाला गया ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सबसे मिनिमम वैल्यू आ रहा था, तो इन्होंने कहा कि भाई यही चार्ज हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जे थॉम्सन ने इन सारी चीजों को सामने रखकर, मेरी तरफ देखें, सही है, साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई चाय बना दो, सही है, और साथ पराठी भी बना दो, वो भी पिएंगे होटल पे, ऐसा नहीं है, ऐसे मजाक कर रहा हूं, सही है। और साथ थोड़ा देखते हैं ये जो हमने काम किया और हमारे सामने प्रॉपर्टीज आ गए कैथोड रेज का, इससे अब कोई अंदाजा निकालते हैं, कोई नतीजा निकालते हैं, रिजल्ट लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट डिसाइडेड
दैट कैथोड रेज आर एक्चुअली नेगेटिव पार्टिकल्स। क्या है? और फिर एक साइंसदान ने कहा कि भाई इनका मैं नाम भी रख देता हूं, ये तो बहुत प्यारी चीज हमने डिस्कवर की। वो कौन था? नहीं, स्टोनी। सही है। तो इधर में एक छोटा, इसको आप नोट कर लें, इधर ही लिख लेता हूं। चले, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखता हूं, मेरे पास जगह नहीं बची और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले इधर ही लिख देते हैं। सही है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जॉर्ज जॉन स्टोनी, क्या नाम था उसका? जॉर्ज जॉन स्टोन स्टोनी। पूरा नाम क्या था? जॉन स्टोन स्टोनी। कब? 1897 में। कॉल्ड दीज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया इनको? बड़ा प्यारा नाम, इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। यहां आके हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोज हो जाता है। तो आज के क्लास को क्लोज कर देते हैं। मेरे ख्याल में बड़ा आसानी से और अच्छे तरीके से सारी बातें आप लोगों को समझ आई होगी, और इन बातों की बिना पर आज हम ऐलान करते हैं कि कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। अल्लाह हाफिज एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।